गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा इंडस्ट्रियल का पार्ट था उसमें देखा था कि हमको लोड कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था कि इंडस्ट्रियल में ऐसा होता है और डोमेस्टिक में ऐसा होता है। उससे पहले भी हमने एक डोमेस्टिक का जस्ट एग्जांपल वो लूप वायरिंग वाला लेके किया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, हमारा जो पूरा चैप्टर है उसका जो टाइटल कुछ ऐसा है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में क्या कॉमर्शियल भी आ सकता है, हमारा कॉम्प्लेक्स जो रेसिडेंस है वो भी आ सकता है। ठीक है, जो फिर हम कुछ बात करें ऑफिस वो सब भी आ सकता है। तो ऑफिस वो सब इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रियल एरिया में कंसिडर होते हो, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे है कि जहाँ पर छोटे बहुत जो अंदर है वो इंडस्ट्री चलती है, छोटी छोटी इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में उसको कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमें सब सेफ्टी मेजरमेंट को एनओसी वो सब चाहिए, इसलिए इंडस्ट्री के साथ जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि जो हमारा हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिफिकेशन इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। इन शॉर्ट आप ऐसा कुछ याद रखिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना है कुछ बिल्डिंग का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए हम तो क्या क्या इलेक्ट्रिफिकेशन में होता क्या क्या है कि हम वायरिंग करते हैं ना उसकी, हम इन शॉर्ट हम छोटे बोले तो वायरिंग करने में हमें पहले तो अस इंजीनियर, वायरिंग तो वो हमारा वायरमैन आके मैकेनिक आके कर देगा, बट जो हम एज इंजीनियर हमें क्या करना है, एज इंजीनियर हमें क्या करना है, तो हमें उसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा, फिर उसका कॉस्टिंग करना पड़ेगा, उसका ब्लूप्रिंट है उसका डिजाइन करना पड़ेगा, वो सब आएगा। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट की डिजाइन के बारे में आप थोड़ा बहुत आगे पढ़ चुके हो। ठीक है, और जो जैसे जैसे आपको ब्लूप्रिंट के बारे में और नॉलेज आती जाएगी मैं आपको यहाँ पर दिखाता जाऊंगा। तो अब हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करने वाले हैं अभी, नेक्स्ट एक दो तीन जितने भी लेक्चर हो उसमें। ठीक है, कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को कैसे करें डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल दोनों के लिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक की वायरिंग है तो उसमें थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर जो इंडस्ट्रियल में नहीं कंसिडर करते हैं वो डोमेस्टिक में करने पड़ते हैं, जैसे कि वोल्टेज लेवल का वो सब, फिर ये जो को अंडरग्राउंड उसका जो हम बात करते हैं ब्यूटी की वो भी हमें डोमेस्टिक में देखना पड़ता है। और इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रियल में हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी फैक्टर को ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, तो वो उसे हमें उस तरह देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम दोनों को कंपेयर करते करते साथ में पढ़ते जाएंगे, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे कि डोमेस्टिक है तो ये करना चाहिए, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री है सभी वायोलेट हो रही है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये इंडस्ट्रियल में हम कंसिडर, आप देखो यहाँ पर अब मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस इतने ग्रोथ होते जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, छोटे छोटे घरों में बहुत उद्योग उसको महत्वपूर्ण है, तो आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो कुछ जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से है हमारी, तो वो तो एक वायरिंग है। ठीक है, अब मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको एक लैंप को ग्लो करवाना है। ठीक है, तो आप घर में करवा रहे हो कि आप इंडस्ट्री में करवा रहे हो। ठीक है, तो दोनों को फैक्टर कंसिडरेशन अलग अलग होगा। ठीक है, आप फैक्ट्री में करवा रहे हो तो पहले तो आपको सप्लाई की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब सप्लाई से लेकर आपको चलना पड़ेगा। घर में चल रहे हो तो वो सप्लाई को आपको देखना है ना देखना, वो आपको 50% पे आके 50-50 में आके कर दे देगा। ठीक है, मतलब उसका आप जो जो महत्वपूर्ण दे रहे हो कि सप्लाई कौन सा है नहीं करना, वो आप थोड़ा बहुत इग्नोर साइड ले सकते हो। ठीक है, बट जब आप इंडस्ट्री में वही फ्लेम ग्लो करवाने जाओगे तो आपको वो बात खास ध्यान रखनी है, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ जो सप्लाई है वो डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि वहां पर 3 फेज 4 वायर सप्लाई होता है, कई बार 3 फेज ही डायरेक्ट सप्लाई आता है, फोर्स जो न्यूट्रल है वो कुछ यहाँ पर मशीन तक घुमाया नहीं जाता है, और मशीन में भी शायद लैंप पे वो मशीन तक ही लगाना हो। ठीक है, तो ये बात आपको सभी जगह की कौन सी बात है, सभी बात जो वायरिंग करने के लिए है वो सभी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो आपको कौन सी बात को कहाँ पर उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है वो बात भी यहाँ पर आएगी जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल की। ठीक है, तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हो लास्ट 2 लेक्चर्स में। तो आज हम आगे देखते हैं कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कहाँ से शुरू करें, हमें डोमेस्टिक करना है या इंडस्ट्रियल, तो हमें कुछ तो पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं थोड़ी बहुत डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन है उसमें। तो पहले तो इंस्टॉलेशंस करने उसका डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है इंस्टॉलेशन का, वो बात हम ध्यान रखते हैं।
कि जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फॉर द मल्टीपर्पज जो इंडस्ट्री का पावर डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्टली तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसके पहले आपको इंस्टॉलेशन तो करना पड़ेगा। आप देखिए कि हम यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि हमें यहाँ से कुछ सिटी में जाना है, जैसे मुंद्रा भुज अंजार जाना है, ठीक है। तो उसको हमें कनेक्ट करने के लिए हमारे पास हाईवेज है, ठीक है। फिर हमने हाईवेज बनाए, उसमें हमने हाईवे के साथ उसका 4 लाइन किया, 3 लाइन किया, परमानेंट इंस्टॉलेशन किया। उससे पहले क्या था हमारा कि नॉर्मल इस क्या जो पिछले सालों जाओगे बहुत बड़े 100-200 साल तो आप पहले, तो उसमें क्या था कि डायरेक्ट ऐसे आपको सिर्फ पट्टी दिखाई देती थी कि यहाँ से। उससे पहले हमने क्या किया कि परमानेंट इंस्टॉलेशंस किया, उसका हाईवे बनाया, ठीक है। अभी उसमें भी और एडवांस ओवर ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है। तो वो परमानेंट हमारे इंस्टॉलेशन हो रहा था। वैसा ही हमारा जो इलेक्ट्रिकल है उसमें भी हम इंस्टॉलेशन करके, तो आप देखोगे कुछ हाईवे से वो 2 लाइन्स होते हैं, 4 लाइन, 6 लाइन। तो हम यहाँ पर भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल को कुछ इस तरह ही क्लासिफाई करेंगे कि जब हमारी कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी ट्रैफिक है, तो उसके हिसाब से हम 4 लाइन, 3 लाइन फिर ओवरब्रिज बनाते हैं। तो वही डोमेस्टिक में भी ऐसा ही होगा कि कहाँ पर हमें कौन सी रिक्वायरमेंट है तो हम वहां पर वो बात करें, ठीक है। फिर बात करते हैं कि वायरिंग में, टोटली वायरिंग एसेसरीज में हम बात करें कि जो आधा 50% से भी ज्यादा जिसका शेयर है, तो वो मेनली कौन कौन से पैरामीटर पे ध्यान रखता है कि उस वो तो हमें अच्छा ही चाहिए, दूसरे में हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ से बात करते हैं। तो पहले तो फ्यूज की क्वालिटी, तो हम उसमें थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फिर सॉकेट एंड स्विच, तो आप देखिए कि सॉकेट, आप बोलोगे कि सॉकेट एंड स्विच में कॉम्प्रोमाइजेशन जैसा क्या है, तो सॉकेट एंड स्विच में कॉम्प्रोमाइजेशन देखिए तो आप अस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत ज्यादा देखने की, क्योंकि उसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो एज वेल एज करंट रेटिंग आपको बताए तो होगा कि ये 6 एम्पियर पे काम कर रहा है, ये 16 एम्पियर पे काम कर रहा है, 32 एम्पियर पे, इतने 400 वोल्ट है, 500 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, ठीक है। बट वो एक्चुअली सभी वेदर कंडीशन, सभी टेम्परेचर में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका टेस्टिंग बरोबर हुआ या नहीं हुआ है वो हमें ध्यान रखने का है, कि वो भी हमारे एक इम्पोर्टेंट आएगा। फिर वेदर प्रूफ केबल, तो वेदर प्रूफ केबल को हम आप देखते होगे कि अभी विंटर चल रहा है, तो कुछ केबल्स ऐसे वो है कि जो लो क्वालिटी के है, कि वो अभी जो ऐसी दिक्कत तो होती है विंटर में, पर वो तो अभी उसका इंसुलेशन आप देखिए खत्म ही हो गया, ठीक है। अभी विंटर है, चल रहा है, सभी समझते हैं कि थोड़ा बहुत उसका जो इंस्टॉलेशन है, सॉरी इंसुलेशन है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि जो एटमोस्फियर ऐसा है इसलिए। बट कुछ ऐसे जो लो क्वालिटी के इंसुलेशन यूज किए थे वो एकदम खत्म ही हो गए, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर है सीलिंग रोज, सीलिंग प्लेट। तो आप देखिए कि सीलिंग रोज, सीलिंग प्लेट के लिए वो भी हम क्यों इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि ये सब ऐसा इंस्टॉलेशन है कि बार बार नहीं किया जाता। अब कुछ ऐसा इंस्टॉलेशन जैसे स्विच है, तो कुछ टाइम्स बाद खराब हो गई तो हम मे भी चेंज कर सकते हैं, कुछ उसमें हमें बहुत बड़ा जो है कुछ लेबर चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा बट बहुत बड़ा। बट सीलिंग रोज, सीलिंग प्लेट को ऐसा है कि वो हमें एक तो जो हमारी जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा नहीं वापस, क्योंकि वो मार्केट में हर 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने के बाद नया नया डिजाइन आता रहता है। तो पुराना डिजाइन हमें जल्दी से मिलेगा नहीं, शायद मिलेगा तो वो मे बी हमें कॉस्टली पड़े, ठीक है। तो वो सब भी ध्यान में रखना है। फिर है पेंडल होल्डर, वो भी सेम सिचुएशन में हो गया। फिर अर्थिंग थंबल्स, तो अर्थिंग तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्थिंग थंबल्स अच्छे नहीं हो गए तो वो हमें ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ठीक है। तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस जैसा ऑफर करेंगे तो हमारा फॉल्ट करंट है वो अर्थिंग में जाएगा ही नहीं, हमारा जो फॉल्ट करंट है वो डायरेक्टली हमें लग सकता है, अदरवाइज हमारी सिस्टम में थ्रो कर सकता है। फिर कॉम्बिनेशन स्विच प्लेट्स, जंक्शन बॉक्स एंड हैंड जंक्शन बोर्ड और कॉम्बिनेशन स्विच प्लेट, वो सभी इस तरह वर्क करके कि उसका मेन तो वोल्टेज लेवल, क्योंकि जो वो मोस्ट ऑफली बने होते हैं एक तो प्लास्टिक के, अदरवाइज जो होते हैं वुडन के बने होते हैं। वुडन में तो वोल्टेज लेवल का इतना इश्यू नहीं है, बट जब प्लास्टिक, दोनों में बहुत इश्यू नहीं है, पर जब हमारा जो वेदर है वो मानसून वाला हो, कुछ उसमें जो पानी घुस जाए, वो सब
की जो कंडीशन है वहां पर हमें एक्चुअली वो वर्क करके देना चाहिए कि ये मेरा आउटकम है, तो वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम और क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। फिर है हैंड टूल्स। तो हैंड टूल्स में भी आप देखते होंगे कई बार कि कुछ मैकेनिक्स है वो लोकल हैंड टूल्स यूज करते हैं, कि नहीं तो उसमें कुछ रेटिंग्स होता है, नहीं तो वो अच्छी तरह माउंटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्लायर्स है उसमें रबड़ का ऐसे घुमा के वो यूज करते हैं, तो वो सब भी हमें अच्छी तरह यूज करना चाहिए। फिर कुछ ज्वाइंट करने के लिए जो उसकी स्पेशल प्लायर्स आती है वो भी यूज नहीं करते। तो उसकी तरह हम चाहते तो हम उसका टूल्स है वो अच्छी तरह उसको खरीद के दे, हम वो अच्छा टूल यूज करें, उससे हमारी क्वालिटी का जो फेयर होगा वो। फिर है पीवीसी केसिंग कैपिंग, फास्टरनेस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस। लाइक प्रोटेक्टिव डिवाइस में जो हमने बात की फ्यूज वाली, तो वही है कि जो हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस काम नहीं करेगा तो हम करके क्या करेंगे। ठीक है, तो वो सब हमें बात ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मेन स्विच से लेके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वो सब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या है, जो हम बात करते थे कि हमें इंस्टॉलेशन करना है तो हमारी मल्टी स्टोरेज बिलिंग के लिए। ठीक है, तो वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर।